हाय नालायको, क्या हाल चाल है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से हो गया था। कोई भी अगर डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना या मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो। और अब हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ, ठीक है। अब देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने काफ़ी टाइम लगा लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। रिटायरमेंट, इसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन पीएसआर, ये चार चैप्टर्स आपके लिए बच्चों के खेल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ। इसमें भी कितने टॉपिक्स पढ़ने, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। इसमें भी हमें वही वाले टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। इसके बाद जैसे वहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो का कॉन्सेप्ट है एडमिशन में, यहाँ पर हम गेनिंग रेशो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल टॉप रहेगा इसका, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का, क्योंकि एडमिशन की तरफ पार्टनर्स कैपिटल इसका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ गुडविल की पोस्टिंग बदल जाएगी। फाइन, उसको समझेंगे अच्छे से। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब मैं नहीं करवाऊंगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से आता है। अगर आपने एडमिशन वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वहां से रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लेना। इसके बाद और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा एडमिशन करने के बाद ही रिटायरमेंट पर आना, नहीं तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, सब खराब हो जाएगा। इसके बाद सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो अल्टीमेटली चार चीजें डिस्कस करेंगे, न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशो। इस वीडियो में हम लोग ये चीजें डिस्कस करने वाले, चार चीजें। फाइन, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर यार नए टॉपिक के साथ, अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। उसमें हमने काफी सारे केसेस पढ़े थे, आपको याद है एडमिशन में? बताओ कितने केसेस थे? 5 केसेस पढ़ाए थे ना? नालायक को 3 केसेस पढ़ाए थे तुम्हें। फाइन, एक बार रिवाइज कराओ। सबसे पहला केस होता है जब आपको सिर्फ ए और बी की रेशियो गिवन थी, सी का शेयर गिवन था, तो लेट द टोटल शेयर बी 1, ऐसे ऐसे करके आपने किया था। सेकंड में क्या, सेकंड केस में क्या था, ए और बी की रेशियो गिवन थी, सी कितने शेयर के लिए आया था ये गिवन था, और वो अपना शेयर किस रेशियो में ए और बी से लेता है, फिर वो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो। वहां पर आप प्रेजेंटेशन ऐसे करते हो, ए का एग्जिस्टिंग शेयर लिखते हो, ए का सैक्रिफाइस, फिर ए का नया शेयर, है ना। थर्ड केस में क्या था, आपको सी का शेयर ही गिवन नहीं था, तो आप ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस दोनों को ऐड करके आप सी के शेयर तक पहुंच जाते हो। वहां पर लाइन कुछ ऐसी होंगी, लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी, ए सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, याद है आपको? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। रिटायरमेंट में क्या होता है, दो तरह के केस है। ये वैसे आपको 1 नंबर में आ सकते हैं वाला क्वेश्चन, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी इसमें 2 केसेस हैं सिर्फ। पहला केस ये है कि आपको न्यू रेशियो के बारे में वो नहीं बताएंगे, जैसे कि ध्यान से देखो। फर्स्ट केस, व्हेन नथिंग एल्स इज मेंशन्ड, आपको सिर्फ ए और बी और सी की रेशियो गिवन होगी, मतलब पुराने पार्टनर्स की, और वो आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि कौन रिटायर हो रहा है, इसके अलावा वो कोई जिक्र नहीं करेंगे न्यू रेशियो का। फाइन, तो इस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लेना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ये जो आपको वन शॉट वीडियो मिल रही है, ये आप हर एक चीज नोट डाउन करोगे तो बहुत अच्छे से आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। फाइन, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपको साथ साथ लिखना चाहिए। पूरा चैप्टर हो जाता है छोटी सी वीडियो में, और क्या चाहिए आपको, बताओ। तो ए बी सी की रेशियो 3:1 है, बी रिटायर हो रहा है, तो इस केस में न्यू रेशियो पता है क्या होती है? इस केस में जो न्यू रेशियो होती है, अच्छा न्यू बी सर बताओ किसके निकालोगे? अगर बी रिटायर हो रहा है तो बाकी के पार्टनर्स कौन बचे, ए और सी ना। तो न्यू पी एस आर ऑफ ए एंड सी विल बी, तो आपको क्या करना होगा इस केस में, जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर किक ऑफ कर दो। रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, इसका शेयर किक ऑफ कर दो। आप किक ऑफ करोगे तो क्या बच रहा है? 3:1, तो दैट मीन्स यहाँ पर न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1, 3:1। फाइन, तो दैट मीन्स जो जा रहा है उसका आप शेयर किक ऑफ कर दो, तो बाकी के पार्टनर्स की न्यू रेशियो आपके पास आ जाएगी। फाइन, अच्छा अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशियो की, तो इस केस में गेनिंग रेशियो भी सेम होती है। गेनिंग रेशियो इज सेम, दैट इज 3:1, तो आपकी यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी सेम हो जाएगी 3:1। क्लियर है? तो दैट मीन्स आपको गेनिंग रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वाला केस आया मेन क्वेश्चन में, तो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट 3:1 में करना होगा, यानी कि गेनिंग रेशियो में। फाइन, तो पहला केस सिंपल था, क्लियर हुआ आपको? अच्छा मुझे एक दो चीजें बताओ फटाफट, यहाँ पर इनकी रेशियो क्या एज्यूम करी हमने? 3:2:1, है ना। अब ये तो हमने एग्जाम्पल लिया कि बी रिटायर हो रहा है, तो ए और सी की रेशियो क्या बनी? 3:1। अगर मैं बोलूँ ए रिटायर हो रहा है तो आंसर क्या होगा? 2:1, और अगर ये रिटायर हो रहा है तो 3:2। फाइन, तो उस केस में अगर सी रिटायर होगा तो ए और बी की रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2। बात अच्छे से क्लियर है? अच्छा गेनिंग रेशियो भी सेम हो जाएगी, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं है अगर ये वाला केस आता है तो। फाइन, मेक सेंस। अब मूव ऑन करते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में ना ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे जब कोई आउटगोइंग पार्टनर अपना शेयर किसी रेशियो में सरेंडर करके जाएगा, या मतलब आपको सिंपली दिया होगा कि जो जा रहा है पार्टनर उसका कितना हिस्सा दूसरे पार्टनर्स ने लिया, किस रेशियो में लिया। फाइन, ध्यान से पहले लैंग्वेज पढ़ो। When outgoing partner surrenders his share to remaining partners in any particular ratio. एग्जाम्पल आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एबीसी की रेशियो लेट सपोज दी हुई है 5:3. इसके बाद ये बता रहे हैं बी रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और सी ने लिया, कौन सी रेशियो में लिया? 2:1 में। फाइन, तो जरा ध्यान से समझो, मतलब जो बी का शेयर है
दैट इज 3/10 ना, वो दिया हुआ है ना कि ए और सी ने कौन सी रेशो में एक्वायर किया, 2:1 में। तो मतलब यहाँ पर ये चीज डिफरेंट है, पहले केस में कुछ भी मेंशन नहीं किया था उन्होंने आपको, तो आपने उसका शेयर किक ऑफ करके न्यू रेशो निकाल ली थी ना। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं जब बी जा रहे हैं तो उसका शेयर ए और सी एक पर्टिकुलर रेशो में ले रहे हैं, फाइन। या इसको और कैसे बोल सकते हैं वो, कि बी रिटायर हो रहा है और वो अपना शेयर सरेंडर करके जा रहे हैं ए और सी के बीच में 2:1 में। क्लियर, ये वाली लैंग्वेज सेम है वो जो मैंने ऊपर हेडिंग में लिखी है। बात समझ में आती है, करना स्टार्ट करें तो बहुत सिंपल है ना। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो क्या हो रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का कुछ मतलब फ्रैक्शन था, पहले शेयर था, बी जा रहा है, वो कह रहा है मेरा शेयर ए और सी में बांट दो 2:1 में। तो जो इसका शेयर है, कितना शेयर है 3/10, तो 3/10 को 2:1 में बांट दो ए और सी में, उनमें जाकर ऐड कर दो वो शेयर, फाइन। तो बेसिकली उनका नया शेयर आ जाएगा। करना स्टार्ट करें, चलो आप लोग पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो ताकि फिर हम साथ साथ कर लेंगे। तो ए का आंसर मैं निकाल लेता हूँ, आप फिर सी का आंसर खुद निकाल देना, इंटेलिजेंट तो हुई है बचपन से। चलो जी, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ करना, ठीक है। तो ऐसे केस में प्रेजेंटेशन वैसे ही रखते हैं जैसे हमने एडमिशन में सेकंड केस में रखी थी। सबसे पहले बताओ ए का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है। सर ओल्ड रेशो है 5:3:2, तो ए का एग्जिस्टिंग शेयर हुआ 5/10। ये बात अच्छे से क्लियर आपको। अब ए का गेन बताओ, ए को कितने का गेन हो रहा है, कौन जा रहा है पहले तो ये बताओ, बी जा रहा है, बी अपना शेयर देकर जा रहा है, तो उसका शेयर कितना है बी का 3/10 है। वो किस रेशो में देकर जा रहे हैं इनको, 2:1 में, यानी कि इसका 2/3 पार्ट तो मिल जाएगा ए को, यानी कि 6/30। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ए का नया शेयर निकाल लेते हैं यार। क्या करूं बताओ, एग्जिस्टिंग में गेन को प्लस करूं या माइनस करूं। उसके पास ऑलरेडी 5/10 था, उसे 6/30 और मिला, तो प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए ना, तो ऐड कर लेते हैं। तो आंसर आएगा 5/10 प्लस 6/30। भाई आपके पास पहले से कुछ पैसे पड़े, आपको कहीं से और पैसे मिल गए, तो आपके पास नया शेयर क्या होगा, ऐड करके निकालोगे या माइनस करोगे, माइनस नहीं करोगे ऐड करोगे। कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं हुआ यार, 30 एलसीएम हो जाएगा। सर आप हमारे मन की बात कैसे जान लेते हो, 3 5 15, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं ना बच्चों, तो मेरे को तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आता है 21/30। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब आप लोग ट्राई करो एक बार, पहले ए की वर्किंग कर लो, वीडियो पॉज करो और बी का आंसर एक बार, सॉरी सी का आंसर खुद निकाल के चेक कर लो। जैसे ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप ऐसा करते हो तो, अगर आप बात मानते हो तो। अब बात करते हैं सी की। तो सबसे पहले लिखते हैं सी का एग्जिस्टिंग शेयर, बताओ कितना था, रेशो क्या थी 5:3:2, तो सी का एग्जिस्टिंग कितना बना 2/10। सी का गेन निकाल लो फटाफट से। बी का शेयर कितना था बच्चों, सर 3/10, वो किस रेशो में देकर गया था, शायद 2:1 में देके गया था, शायद नहीं पक्का, तो यानी कि 1/3, 3/10 का 1/3 पार्ट किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हम इसकी वर्किंग करें तो ये आएगा 1/10 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब आंसर्स निकाल लेते हैं। देखो फ्रैक्शन सेम करना होगा हमें ना, ए का जो नया शेयर आ रहा है वो आ रहा है 21/30, यहाँ पर जो है वो 10 की टर्म्स में आ गया 1/10, तो दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं। अच्छा मैं 3 से कर सकते हैं, तो हो जाएगा 7/10 ना, तो 7/10 3 7 और 3 10 सी का एग्जिस्टिंग था, सी का सॉरी मैंने भी ऐड करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ गेनिंग रेशो और लिखी है, पूरी ऐड नहीं करा। तो अभी वो सभी जो लिखे थे फ्रैक्शन सी का नया शेयर, सी का नया शेयर रात के 2 बज चुके हैं। सी का वैल्यू कैसे निकालोगे, 2/10 प्लस इसका एग्जिस्टिंग का 2/10, इसको और कितना मिला 1/10, तो आंसर है 3/10। और ये ऑलरेडी मैंने 7/10 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये वाला केस आपको क्लियर हो गया। अच्छा इस केस में वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैल्यूएशन थोड़ी समझ में आएगी आपको। यहाँ पर ए का गेन चेक करो कितना था, ए का गेन था 6/30 ना, ये और सी की बात करें ये 1/10, तो 1/10 को अगर 30 में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 3/30 और 6 से 3 और वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन से मिल सकती थी। आप जो है ना उससे अपना शेयर कौन सा रेशो में इनटू सेकंड किया था 2:1 में, तो ऑलरेडी तो
इसी के साथ आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म जी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक के साथ, दैट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड। एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का फॉर्मूला होता है हमेशा न्यू माइनस ओल्ड। एक बार वैसे चेक करें प्रैक्टिकली। देखो, आपके पास पहले 100 रुपीज पड़े हैं। कितने रुपीज पड़े थे? 100 रुपीज। आपने किसी की हेल्प करी, अब आपके पास 80 रुपीज बचे। कितने बचे हैं? 80। तो कितने की हेल्प करी है फटाफट से बताओ? 20 की। आपने क्या करा? ओल्ड में से न्यू को माइनस किया, तो आपने बताया कि सर हमने 20 का सैक्रिफाइस किया। कितने का सैक्रिफाइस किया आपने? 20 का। लेट्स सपोज आपने किसी की हेल्प करी थी, किसी को कुछ पैसे चाहिए थे, तो आपके पास पहले 100 थे, हेल्प करने के बाद 80 बचे। कितनी की हेल्प करी? 20 की। दैट मीन जो आपने सेक्रीफाइस किया, कैसे निकाला? ओल्ड बड़ा था ना और न्यू छोटा हो गया ना जब आपने किसी की हेल्प करी। तो ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। ऑन दी अदर हैंड, आपके पास 100 रुपीज पड़े हैं, किसी ने आपको अगर कुछ फायदा दिया, मतलब आपको गेन हुआ, अब आपके पास पड़े 140 रुपीज। कितने पड़े? 140। कितने का गेन हुआ आपको? 40 का। कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस न्यू करोगे या न्यू माइनस ओल्ड? जब आपको गेन होता है तो नया शेयर बड़ा हो जाएगा ना बच्चों। तो आपको नए में से ओल्ड को माइनस करना होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने का गेन हुआ। दैट इज रुपीज 40। तो न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग का फॉर्मूला हमेशा होता है न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। रटने की जरूरत नहीं, समझ लिया करो चीज़ों को। फाइन। तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओगे। नहीं तो आपके बच्चे आपसे कुछ पूछेंगे आगे जाकर, तो क्या जवाब दोगे उनको? नहीं नहीं, हमने तो लर्न किया था, ऐसा थोड़ी ना कहोगे। तो अब हमें, हाँ, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला समझ में आया, न्यू माइनस ओल्ड कैसे बना। तो हाँ, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं एक दो। केस फर्स्ट लिखो साथ साथ। केस फर्स्ट में आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, आपको याद है अभी हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट करी थी जहां पर न्यू रेशियो गिवन नहीं थी। तो सेम केस है, ए बी सी की रेशियो है 3:1, बी रिटायर हो रहा है, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है ए और सी की। इसका आंसर शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे केस में ए और सी की जो गेनिंग रेशियो है वो क्या हो जाती है? 3:1। जो जा रहा है आप उसका शेयर सिंपली क्या कर देते हो? किक ऑफ कर देते हो। फाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 3:1। हमने इस पर काफी चर्चा कर रही थी। अगर ए जाता तो बचता 2:1, और अगर सी जाता तो बचता 3:2, है ना। तो गेनिंग रेशियो सेम हो जाती है जैसे कि न्यू रेशियो निकालते हो। फाइन, इस केस में। तो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस की बात करें तो जरा ध्यान से पढ़ो। ये वही केस है जो हमने केस नंबर 2 पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर में। क्या पढ़ा था? जब जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, वो अपना शेयर किसी फ्रैक्शन में रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर जाते हैं ना। तो उस केस में हम लोग गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से पढ़ो। वो हेडिंग है ना, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इन एनी पर्टिकुलर रेशियो। लेट सपोज ए और बी की आपको रेशियो गिवन है 5:3:2। हर चीज़ लिखते रहना साथ साथ, मैं आपको बोलूँ वीडियो पॉज करके, बहुत फायदे में रहोगे। अच्छी तरह लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाएगा आपकी मेमोरी में। ए बी सी की रेशियो 5:3:2 है, बी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ए और सी ले रहे हैं, कौन सी रेशियो में? 2:1। तो आपको याद है जब हमने कैलकुलेशन करी थी तो गेनिंग रेशियो ही तो दी हुई आपको 2:1। भाई उसका शेयर वो 2:1 में लेके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स गेनिंग रेशियो 2:1 ही तो है। तो ऐसे केस में आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, जिस फ्रैक्शन में वो उसका शेयर लेकर जा रहे हैं, तो दैट इज द गेनिंग रेशियो इटसेल्फ। तो आंसर होगा 2:1। तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है आपको, न्यू माइनस ओल्ड करोगे टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको प्रूफ किया था अगर आपको याद हो। तो गेनिंग रेशियो इस केस में क्या आ जाएगी? 2:1। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। यहाँ पर अब आपको न्यू रेशियो गिवन है, इसमें दो एग्जांपल्स कराऊंगा आपको। न्यू रेशियो गिवन है मतलब अगर आपको ओल्ड रेशियो के साथ न्यू रेशियो भी गिवन हो तो आपको फॉर्मूला लगा देना चाहिए गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अभी हम लोगों ने लर्न किया। अब ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1, न्यू रेशियो है 1:1। अच्छा, अगर ओल्ड रेशियो गिवन ना हो तो आपको पता है पार्टनरशिप में हम ओल्ड रेशियो क्या एज्यूम करते हैं? इक्वल होती है। तो दैट मीन्स ओल्ड रेशियो का तो कोई वो नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, चाहे गिवन हो या ना हो। वो तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो होती है, और ओल्ड हम इक्वल एज्यूम कर लेते हैं अगर गिवन नहीं होती। बस सवाल है न्यू रेशियो का। अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे गेनिंग का, न्यू माइनस ओल्ड। फाइन। तो वैल्यूज निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, पहले आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जब हम ए का गेन निकालेंगे तो ए का न्यू शेयर कितना है? 1/2 माइनस उसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/6। तो ये तो जीरो ही आ जाएगा, है ना।
3 माइनस 3 हो जाएगा ना, तो दैट मीन 0। तो क्या सर ऐसा भी पॉसिबल है कि एक का आंसर 0 आ जाए? आंसर है यस, कुछ भी पॉसिबल है। आंसर नेगेटिव में भी जा सकता है, 0 भी हो सकता है, फाइन। दोनों के आंसर इक्वल भी हो सकते हैं। तो आंसर्स कैसे भी आ सकते हैं, आप एक बार बस अपनी कैलकुलेशन अच्छे से वेरीफाई कर लेना, फाइन। इसके बाद बी की बात करता हूँ, तो बी का भी नया शेयर 1/2 है, माइनस बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 विल बी द एलसीएम, 3 माइनस 2, तो आंसर विल बी 1/6। तो इस केस में हम लोग क्या बताएंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होगी, 0:1, फाइन। तो दैट मीन्स इस केस में गेनिंग रेशियो क्या है बच्चों, 0:1। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली ए का कोई रोल नहीं रहेगा गुडविल में। आप गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हो, गुडविल को ट्रीट करने के लिए, फाइन। तो गेनिंग रेशियो में हम लोग जो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे वो सिर्फ बी के साथ करेंगे, बी और सी का। ए गुडविल के ट्रीटमेंट से बाहर रहेंगे। आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी जब मैं गुडविल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नोट डाउन कर लो आप लोग। बस इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। पहले आप लोग ट्राई करो ना प्लीज, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद ट्राई कर लो, ठीक है। ओल्ड रेशियो यहाँ पर 3:1 है, सी रिटायर हो रहा है, ए और बी की रेशियो कितनी है, 1:2। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। अब आपने कर लिया होगा तो आपको कुछ अनयूजुअल दिखा होगा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया था ये वाला एग्जाम्पल, ताकि आपको आंसर नेगेटिव भी देखने को मिल जाए। देखो न्यू शेयर कितना है, 1/3, सॉरी 1/3, और न्यू ओल्ड कितना था, 3/6, ए की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे 6, तो 2 माइनस 3, तो आंसर आ रहा है माइनस का 1/6। तो ऐसे केस में आपको घबराने की नीड नहीं है। आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल रहे हो और आंसर नेगेटिव जा रहा है, तो दैट मीन वो सैक्रिफाइस है। तो ब्रैकेट में उसके आपने सैक्रिफाइस लिख देना बस, ठीक है। इसके बाद बी के गेन की बात करते हैं। तो बी का गेन कैसे निकालोगे, न्यू शेयर कितना है 2/3 माइनस 2/6। तो फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डालनी है, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2, तो दैट मीन्स 2/6 है ना। तो ये इसको गेन ही हो रहा है, इसके ब्रैकेट में कुछ लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने गेनिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाया हुआ है और आपने यहाँ पर ऑलरेडी गेन मेंशन किया हुआ है। बस आपको वहां पर जहां पर आंसर नेगेटिव आ रहा है वहां पर आपको सैक्रिफाइस डिनोट करना जरूरी है, लिखना जरूरी होता है, फाइन, मेक सेंस। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक भी खत्म हो चुका है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। हाँ जी बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक अपना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हमारे दो टॉपिक्स हो चुके, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीख लिया। उन दोनों बातों को यूज करेंगे गुडविल में, फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, बहुत ध्यान से समझना। एडमिशन और रिटायरमेंट में सिर्फ यही बात का डिफरेंस है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फाइन, वो बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो दो तरह की गुडविल होती है, एक जो बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट से होता है, और दूसरा जो आपको नई गुडविल दी होती है नीचे एडजस्टमेंट्स में, गुडविल इज वैल्यूड एट, फाइन, उसकी बात हो रही है। तो आपको अच्छे से पता है यार, अभी हमने एडमिशन में पढ़ा था कि 3 एसेट्स है जो आप राइट ऑफ करते हो, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट और पीएल। गुडविल को क्यों राइट ऑफ करते हो, अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, 28, 26। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं कि आपको गुडविल जो रिकॉर्ड करनी होती है बुक्स में, वो कौन सी करनी होती है, परचेज गुडविल, जो आपके क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर सेल्फ जनरेट गुडविल है, तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं, याद है ना आपको। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, जो आपको बुक्स में ऑलरेडी बैलेंस शीट में मतलब गुडविल दी होती है, वो तो आप हमेशा राइट ऑफ करोगे अकॉर्डिंग टू AS 26, है ना। AS 26 ने हमें ये बात बताई थी, जो हमने ऑलरेडी एडमिशन में पढ़ ली थी। एक बार जरा 5 रिजर्व रिवाइज कराओगे, कौन से रिजर्व बांटते हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL। 3 एसेट्स राइट ऑफ करते हैं, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट और PL। गैप से लर्न कराया था आपको, है ना। तो ये वही वाली गुडविल की बात करें, आपको ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट पता है। इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स टू गुडविल, है ना। इधर जो वैल्यूड एट वाली गुडविल है, इसकी हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट, यही हमारा टॉपिक है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको सिर्फ राइट ऑफ करनी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ जो गुडविल को एडजस्ट करना होता है वो कैसे करना होता है, फाइन। जो नीचे दी होती है एडजस्टमेंट में, गुडविल इज वैल्यूड एट, उसे हमें एडजस्ट करना सीखना है। कंपेयर करें अगर एडमिशन से, तो एडमिशन में नया पार्टनर एडमिट होता है, तो आप उससे प्रीमियम फॉर गुडविल मंगाते हो, तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल आप A और B में बांटते हो। यहाँ पर गुडविल का हिस्सा जो जा रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा या और पैसे देकर जाएगा, लेकर जाएगा ना अपना हिस्सा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो रिटायरिंग पार्टनर होगा वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा बाकी दोनों पार्टनर से जिनको गेन हो रहा है उसके जाने की वजह से। कौन सी रेशो में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका मतलब गेनिंग रेशो में, फाइन, जो भी हमने इससे पहले वाला टॉपिक सीखा था। क्लियर है मेरी बात, चलो जी। तो आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा मुझे लगता है।
अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ 3 स्टेप्स है। वैसे तो मेन 2 स्टेप्स होते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो, उसको गेनिंग रेशियो में बांट दो, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में लिख दिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेना चाहिए। जो जा रहा है उसका शेयर निकाल लो गुडविल का, फाइन। जो जा रहा है उसका शेयर निकाल लो। जैसे जब सी एडमिट होता था तो आप उसका शेयर निकालकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे। यहाँ पर जो जा रहा है उसका शेयर निकाल लो गुडविल का, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का, फाइन। इसके बाद गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना यार। कौन सी रेशियो कैलकुलेट करोगे, गेनिंग रेशियो। एडमिशन में क्या करते थे, उसका शेयर निकालकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, यहाँ पर उसका शेयर निकालकर गेनिंग रेशियो में बांटना है, क्लियर है। अब गेनिंग रेशियो जब आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद बांट दो। बांट दो का मतलब आप कौन सी एंट्री पास करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें इस चैप्टर में हम उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब याद रखना, पूरी पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब हम गेनिंग वाले को डेबिट करते हैं क्योंकि हमने उससे पैसे वापस लेने हैं जिसको गेन हो रहा है, और जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको आपने पैसे देने हैं, तो उसकी कैपिटल आप इंक्रीज करते हो। मतलब जिसको गेन हो गया उससे पैसे ले लो और जिसको लॉस हो उससे पैसे दे दो, तो कॉम्पनसेट हो जाएगा ना, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा मामला, है ना। तो लेवल पर आ जाएगा, ना किसी को नुकसान रहेगा ना किसी को फायदा रहेगा। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो ये 3 स्टेप्स ध्यान से देख लो, ये तीनों स्टेप्स काम के। सबसे पहले जो जा रहा है उसका शेयर निकाल लो, सेकंड स्टेप में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, फाइन। ये बात मैंने यहाँ पर और डिटेल में लिख दी है। ये 3 स्टेप्स रहेंगे गुडविल को एडजस्ट करने के। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो, गेनिंग रेशियो होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्लियर है। ये बातें समझ में आती है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब एग्जांपल्स करना स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। गुडविल फर्म की हम एज्यूम करके चलते हैं 90,000 की है, ओल्ड रेशियो 3:1 है और न्यू रेशियो 1:1 है, ए और सी की। दैट मीन्स कौन रिटायर हो रहा होगा, बी रिटायर हो रहा है हमारे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, फाइन। अब करना सिखाऊं, सबसे पहले वो 3 स्टेप्स रिवाइज कराओ। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, जो जा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो यहाँ पर अभी बी जा रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, बी शेयर ऑफ गुडविल। ये हमारा वर्किंग नोट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मेन क्वेश्चन का वर्किंग नोट रहेगा। अभी मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मेन क्वेश्चन होने वाले आपके। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे आप, बी का शेयर कितना है 2/6, गुडविल की वैल्यू कितनी है 90,000, तो 90 इंटू 2/6 यानी कि 1/3 करेंगे तो आंसर विल बी 30,000। ये बात क्लियर है आपको। तो हमने पहला स्टेप क्वालिफाई कर लिया, उसका शेयर निकालिए गुडविल का जो जा रहा है। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा था, गेनिंग रेशियो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर न्यू रेशियो अगर गिवन ना होती और बी जा रहा होता तो मैं यहीं से ओरली निकाल लेता गेनिंग रेशियो 3:1, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि न्यू रेशियो भी गिवन है। तो हमें पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गेनिंग रेशियो का, मतलब सेकंड स्टेप में से कैलकुलेट कर लेते, वैसे ही काम आप वर्किंग नोट में करना। तो अब हमें निकालना होगा, हमारी निकालनी होगी गेनिंग रेशियो। तो लिखते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर स्टेप 1 नाम लिख देता हूँ, ये स्टेप 2 गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला फटाफट से बताओ। अभी आपको समझाया था मैंने, ओल्ड माइनस न्यू, है ना लाइक न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, गेन करने पर नया शेयर ज्यादा बेटर हो जाता है, तो नया शेयर बड़ा हो जाता है, तो न्यू माइनस ओल्ड, फाइन। अब क्या करते हैं, दोनों का गेन निकालते हैं, ए और सी का। ए का गेन कैसे निकालेंगे, ए का नया शेयर कितना है हाफ, माइनस इसका ओल्ड शेयर कितना था 3/6, मुझे तो लग रहा है 0 आ जाएगा ये, है ना। 6 एलसीएम हो जाएगा ना आपका, तो 3 - 3, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 0। ऐसा सेम केस हमने किया था गेनिंग रेशियो में, अगर आपको याद हो। इसके बाद बात करते हैं, इसका मतलब ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं सी की। सी का नया शेयर हाफ ही है, लेकिन इसका ओल्ड शेयर कितना था, इसका ओल्ड शेयर था 1/6, तो 1/2 - 1/6, अगेन 6 एलसीएम, 3 - 1, तो दैट मींस 2/6। वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा जो गेन हो रहा है वो सी को हो रहा है, फाइन। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा जर्नल एंट्री में। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि सी टू बी कैपिटल। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, जर्नल एंट्री पास करना, एडजस्टमेंट एंट्री। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हो सकता है वो जर्नल आपसे 1 मार्क पे पूछ लें या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो सी डेबिट टू एज कैपिटल, मैं गलत करूंगा, बी कैपिटल।
क्योंकि बी रिटायर हो रहा था ना, तो हमने बी को उसका हिस्सा देना है गुडविल का। अच्छा कितना हिस्सा आ रहा था आपको याद है? ध्यान से देखो, यहाँ पर बी का शेयर ऑफ गुडविल हमने कितना कैलकुलेट किया था, 30,000। तो पूरा का पूरा जो 30,000 है वो हम सी से लेकर किसको देने वाले, बी को देने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, कुछ भी नहीं है। नरेशन में क्या लिखोगे, फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, सिंपल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कैपिटल आपको याद है? बताओ सबसे पहले क्या लिखते थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर सेम काम करते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होगा, जो कैपिटल्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होंगी किस किस की। अच्छा, यहाँ पर 3 पार्टनर्स पुराने होंगे या 2 पार्टनर्स पुराने होंगे, फटाफट से बताओ। सर यहाँ पर क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो एक पार्टनर जा रहा है, तो दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे, ए बी और सी, फाइन। अभी रिटायर करेंगे बी को, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है वो मिडिल पार्टनर को रिटायर करते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ भी हो सकता है। खैर, इसके बाद आपको याद है क्या करते थे आप, सी के आने से पहले आप रिजर्व्स बांट लेते थे। तो यहाँ पर भी सेम काम करना होगा आपको, बैलेंस शीट में देखने होंगे वो रिजर्व्स है क्या। फटाफट से मुझे रिकॉल कराओगे वो रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। सर अभी सुनाते हैं आपको। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL अकाउंट, क्या बात है। तो अच्छा, कंटीजेंसी रिजर्व भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना, बात एक ही होती है। तो हम लोग रिजर्व को भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। यहाँ पर ओल्ड रेशो का मतलब तीनों पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि अगर बी जा रहे हैं तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा, है ना। ये क्या अजीब सा स्टार बन गया ना बच्चों, इसको हटा दूं क्या, अजीब सा ही लग रहा था थोड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, ये रिजर्व्स को ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। आपको अच्छे से पता है रिजर्व्स कौन से। इसके बाद आप क्या करते थे, एसेट्स को राइट ऑफ करते थे। वो कौन से 3 एसेट होते हैं, फटाफट सुनाओगे जो आप राइट ऑफ करते थे, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL अकाउंट, है ना। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये भी आप तीनों पार्टनर से राइट ऑफ कर लोगे अगर कोई भी बैलेंस शीट में ये एसेट पड़ा हुआ, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और PL में से, फाइन। इसके बाद इतना काम करने के बाद आप रिवैल्यूएशन का आंसर निकालते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से बनाना आता है। तो रिवैल्यूएशन अगर क्वेश्चन मांगेगा तो पार्टनर से पहले बनेगा, अगर वो नहीं मांग रहा तो पार्टनर्स के बाद वर्किंग नोट्स में आप रिवैल्यूएशन बना सकते हो, अगर रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स होंगे तो, फाइन। एक बार मैं फटाफट से रिकॉल कराऊं, क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स डालते थे यानी कि गेन्स, और डेबिट साइड पर सारे लॉसेस, है ना। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बाय साइड पर, या लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है वो भी बाय साइड पर, या फिर बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं वो भी बाय साइड पर। और एक और चीज थी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करना है तो बाय साइड पर। इसका सब उल्टा डेबिट साइड पर आ जाएगा। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा बढ़ी है तो गेन आता था, अगर डेबिट साइड ज्यादा बढ़ी है तो लॉस आएगा, फाइन। तो अभी मान के चलते हैं कि गेन है तो किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, बाय साइड पर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन। गेन ज्यादा बेटर वर्ड होता है रिवैल्यूएशन के लिए, प्रॉफिट से ज्यादा। गेन का मतलब होता है जो हम लोगों ने अपने मेन ऑपरेशन से नहीं कमाया लेकिन हमें एसेट और लायबिलिटीज पर फायदा हो गया, फाइन। तो वहां पर गेन वर्ड आना चाहिए। प्रॉफिट एक्चुअल में हमारे बिजनेस के मेन कोर ऑपरेशंस का होता है, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर वर्ड गेन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो क्या होगा, इतना करने के बाद एडमिशन में पता है क्या होता था, नया पार्टनर एडमिट होता था, वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता था। आप लिखते थे बाय बैंक सी के अकाउंट में और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के अकाउंट में, याद है आपको। अब यहाँ पर क्या वो कोई नया पार्टनर आ रहा है, नहीं, यहाँ तो एक बंदा जा रहा है। तो जो जा रहा है वो अपना हिस्सा गुडविल का लेकर जाएगा। अभी मैंने आपको गुडविल के काफी सारी प्रैक्टिस करा दी। अभी मान के चलते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांस है कि बी जा रहा है तो बी को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, और ए और सी को गेन हो रहा है, फाइन। मतलब नॉर्मल केस है, किसी का आंसर नेगेटिव नहीं है, मेरा कहने का मतलब। तो उस केस में जर्नल पता है क्या बनी होगी, नॉर्मल केस में जर्नल आपकी बनती है, अगर बी जा रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, फाइन। ये जर्नल होती है 99% केसेस में। अगर बी जा रहा है तो उसका वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अपना हिस्सा लेकर जाएगा, बाकी पार्टनर्स डेबिट होते हैं। गेनिंग रेशियो में आप ये काम कर लेते हो, फाइन। अब इसकी लेजर पोस्टिंग अगर हम करें तो बी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना एंट्री में, तो बी के बाय साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी बच्चों। देखो मैं इस एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ध्यान से समझना। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, ताकि वो फिर उसको ना मैं अलग से हाईलाइट कर पाऊंगा।
तो देखो यहाँ पर अगर बी जा रहा है तो बी क्रेडिट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग कुछ ऐसी बनेगी इसकी, जैसे आपने 11th क्लास में कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट करी थी। तो बी के अकाउंट में क्रेडिट होगी सारी अमाउंट। ध्यान से देखो, मान के चलता हूँ अमाउंट 10 रुपीज यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 15 यहाँ पर। तो बाय ए के आगे 10 रुपीज आएंगे, 5 रुपीज यहाँ पर आएंगे। फाइन, तो टोटल बी कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 15 से। मेक सेंस? इसके बाद डेबिट साइड पर कैसे पोस्टिंग करोगे आप? यहाँ पर लिखोगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, और किसके अकाउंट में डेबिट करोगे आप? ए और सी के। तो यहाँ पर ए और सी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। फाइन, अमाउंट्स वही 10 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। मेक सेंस? इसके बाद अच्छा, मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि शायद हमें पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा स्ट्रेच करना होगा, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। चलो जी, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगी बात। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपको पिंक पेन से दिख रहा है, पिंक कलर से दिख रहा है, सिर्फ वो डिफरेंस है एडमिशन और रिटायरमेंट में। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एडमिशन अगर हमने अच्छे से कर लिया तो रिटायरमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना होगा आपको। अच्छे से बात समझ में आती है? अब समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। इसके बाद हम आंसर्स निकाल लेंगे। आंसर्स निकालेंगे तो नॉर्मल कैरी डाउन्स निकालेंगे। अभी मैं बी की बात नहीं कर रहा हूँ, ए और सी की बात कर रहा हूँ। तो ए और सी का आंसर नॉर्मली आप कैसे निकालते हो? जैसे बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ए और सी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उनके तो हमेशा आंसर्स हम लिखेंगे कैरी डाउन की फॉर्म में। फाइन, तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर ए का क्रेडिट साइड माइनस ए का डेबिट साइड। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है? अब जो रिटायर हो रहा है उसके क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं ये समझते हैं। जब कोई बंदा रिटायर होता है ना, तो उसका वो लोन बना सकते हैं। अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो उसका लोन बनाकर आना। तो आप ऐसे लिख कर आना, टू बीज लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बीज लोन अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पर लिखकर उसका लोन बना देना, क्योंकि हमें अपने आप किसी का पैसा रिफंड नहीं करना, याद रखना। अगर वो बोलेंगे कि पेमेंट कर दो, तो टू बैंक से पेमेंट कर देना यार। तो यहाँ पर लिख देना टू बैंक अकाउंट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करवाएं वो आपसे, मतलब वो आपको बोल देंगे, लेट सपोज बी का कैरी डाउन आता है 10,000 टोटल, तो वो बोलेंगे 8,000 इज टू बी पेड इन कैश। तो 8,000 तो टू बैंक या टू कैश के आगे लिख देना, 2,000 का लोन बना देना। या इसका उल्टा भी हो सकता है, वो आपको बोल देंगे 8,000 का लोन बनाओ, बाकी पेमेंट कर दो। तो 8,000 लोन में डाल देना, 2,000 कैश पेमेंट कर देना। फाइन, ऐसा भी हो सकता है। वो कभी कभी बोलते हैं कि 4,000 का बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लो, तो सिंपल है यार, तो लोन की जगह बिल्स पेबल ले लेना 4,000 का। फाइन, बाकी का देख लेना वो क्या बोल रहे हैं, कैश से बोल रहे हैं या लोन से बोल रहे हैं, एज द केस में भी। टोटल मतलब वो 3 तरह से पेमेंट करेंगे, या तो लोन एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब है ना, या पेमेंट कर देंगे, या बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेंगे। वो देख लेना, जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा होगा आप उसको यहाँ पर वैसे डील कर लेना। क्लियर हुआ? तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी बच्चों, तो अब 2 चीजें रह गई कुल मिलाकर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमारा। एक तो रह गया सिर्फ जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक, और एक रह गया लोन अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, लोन अकाउंट वाली वीडियो में इसी वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, ताकि वन शॉट ही रहे। फाइन, तो कुल मिलाकर अब 2 चीजें बची है, जर्नल और लोन अकाउंट। जर्नल हम पढ़ रहे हैं, लोन अकाउंट में इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उसके बाद मतलब आपका कंप्लीट रिटायरमेंट हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट। फाइन, तो चेक करते हैं। देखो, इसमें 80% मैंने आपको बताया था ना, अगर एडमिशन हमने अच्छे से करा है तो 80% रिटायरमेंट हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो जरा जर्नल पे फोकस करो। क्या सेम जर्नल नहीं करी है आपने ऑलरेडी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में? रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या करते हो आप? रिजर्व बांटते हो तो रिजर्व लाइबिलिटीज में से खत्म कर रहे हो आप, तो डेबिट करते हो। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करते थे? आप एंट्री पास करते थे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी। और वो रिजर्व्स एक बार और मुझे सुनाओगे फटाफट? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, PL अकाउंट, और कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी वो लिख सकते हैं। तो नीचे पार्टनर्स के नेम्स आ जाएंगे। लेट सपोज कि अभी 3 पार्टनर्स पुराने हैं, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, साथ साथ ही जर्नल आपको अच्छे से याद आ जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी। फाइन, रिजर्व्स को बांटने की बस वहां पर क्या फर्क था एडमिशन में? 2 पुराने पार्टनर्स होते थे नॉर्मली, या 3 हो सकते हैं, चौथा आ सकता है।
एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दो पुराने पार्टनर्स होते हैं, एक नए आते हैं, तो यहाँ पर हम ए और बी के आगे वो रिजर्व्स बांटते थे ओल्ड पार्टनर्स के आगे, लेकिन इस चैप्टर में ओल्ड पार्टनर्स 3 है ना बच्चों, तो दैट मीन तीनों के आगे रिजर्व्स आएगा। फाइन, ऐसे गुडविल या एडवर्टीजमेंट या पीएल को राइट ऑफ करते थे, 3 एसेट्स आप राइट ऑफ करते थे, गैप से लर्न कराया था। तो एसेट्स को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स डेबिट टू दैट एसेट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी मैं पूरे जर्नल में यही मान के चलूंगा कि 3 पुराने पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और हमेशा की तरह हम बी को रिटायर कर देंगे यार, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स डेबिट टू एसेट, जो भी आप एसेट राइट ऑफ कर रहे हो। फाइन, एसेट गुडविल एडवर्टीजमेंट या पीएल, उस तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर होता है आपको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना फटाफट से। इसके बाद है एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, ये आपको ऑलरेडी आती है, इसमें मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ आपको। रिवैल्यूएशन में कुछ हमने टोटल पढ़ी थी, कुछ 8 तरह की एंट्रीज, मेन 6 है वैसे, उसी में से 2 और निकल सकती है। जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, वाइस वर्सा अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लायबिलिटीज वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, वाइस वर्सा अगर लायबिलिटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री करोगे आप एसेट टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की करोगे रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। बैड डेट्स रिकवर हो सकते हैं, उसकी जर्नल याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, याद रखना कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। फाइन, तो क्योंकि वो गेन होता है ना, तो बैलेंस शीट में नॉर्मली वो कैश में जाकर प्लस हो जाता है, लेकिन बैलेंस शीट आपको आनी नहीं है, तो हम बैड डेट्स रिकवर्ड जो गेन होता है वो रिवैल्यूएशन के बाय में डाल देते हैं। फाइन, इसके बाद प्रॉफिट और लॉस की एंट्री सीखी थी हमने, अगर गेन होता है तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, लॉस होते तो पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता रखा है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट कर दो ऊपर वो चीज जो आप बांट रहे हो, इसके अलावा अगर पार्टनर्स की कैपिटल कम करनी है तो डेबिट करो और नीचे वो चीज आ जाएगी जो आप राइट ऑफ कर रहे हो या लॉस वगैरह जो भी दे रहे हो आप। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं रिलेटेड टू गुडविल। अभी हमने गुडविल वाले टॉपिक में वैसे ऑलरेडी एंट्री कर ली है, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। इसका बेस क्या होता है, आप जर्नल बनाते कैसे हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फाइन, अच्छे से आपको भी मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया, आपको ऑलरेडी पता है। अभी मान के चलते हैं बी रिटायर हो रहा है, तो एक स्टैंडर्ड एंट्री क्या होती है इस केस में, एक नॉर्मल एंट्री होती है अगर बी रिटायर होता है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए और सी गेनिंग पार्टनर्स रहते हैं, तो ए डेबिट हो जाता है, सी डेबिट हो जाता है, और टू बीज कैपिटल अकाउंट है ना, एज्यूमिंग कि बी इज द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आपको अच्छे से पता है अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा है तो वो भी नीचे आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अल्टीमेट एंट्री ऐसे बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डिटेल में हमने गुडविल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद है फॉर सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अमाउंट। अब आपको मैंने बताया था कुछ तरीके से वो उसका सेटलमेंट करा सकते हैं, या तो लोन बनाएंगे या पेमेंट करोगे या बिल्स पेबल एक्सेप्ट करोगे। फाइन, अभी देखो जब आप जेड का अकाउंट जब ए बी सी का कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड पे लिखते हो ना आप, है ना, तो एंट्री क्या बनती होगी सोचो, आप जेड की कैपिटल का बैलेंस क्लियर कर रहे हो तो अपने ऊपर से एक लायबिलिटी उतार रहे हो, तो ऊपर तो आएगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फाइन, अब इसके अलावा अब आप जैसे उतार रहे हो वो लायबिलिटी को, वो चीज नीचे आ जाएगी। लेट सपोज आप पेमेंट कर रहे हो सारी की सारी, तो नीचे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगर पैसा लोन में डालना है, मान के चलता हूं कि अभी यहाँ पे मैंने जेड लिख दिया, हम लोग हमेशा बी मान के चलते हैं ना अपने एग्जाम्पल में, तो बी, तो यहाँ पर टू बीज लोन अकाउंट के नाम से आ जाएगा अगर आपने उसका लोन एक्सेप्ट करा। अगर आपने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया तो टू बिल्स पेबल अकाउंट लिख देना। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, वो क्या चीज करना चाह रहे हैं। हो सकता है इन तीनों का यूज हो जाए क्वेश्चन में, ऐसा है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी 2 चीजों का यूज हो जाए। फाइन, तो जैसे भी आप सेटलमेंट कर रहे हो, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बताऊं। लेट सपोज उसका बैलेंस ड्यू होता है 1 लाख रुपीज, तो आपने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा होगा, अभी तो लिखा नहीं होगा, कैलकुलेट कर लिया होगा। मान लेते हैं 50% वो पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो 50,000 तो आप यहाँ पर लिख दोगे। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 50% तो कहेंगे हैंड टू हैंड पे कर दो, और 50% ऑफ द बैलेंस इस केस में कितना बच रहा है, अभी 50,000 बच रहा है ना, तो बोलेंगे 50% ऑफ द बैलेंस आप बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लो, यानी कि 25,000। तो 25,000 बिल्स पेबल के आगे डाल देना, और बाकी का बोलेंगे वो लोन एक्सेप्ट कर लो, तो यानी कि 25,000 और 25,000। यार अब इतनी सारी बातें हो जाएंगी, मैं वीडियो में कवर तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो जैसे भी सेटलमेंट करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री डिराइव कर लेना। मैंने आपको तीनों पॉसिबल ऑप्शंस बता दिए क्या क्या हो सकता है।
क्लियर है मेरी बात? तो इसी के साथ आपकी रिटायरमेंट की जर्नल एंट्रीज भी होती है फिनिश। अब आपका न्यू रेशो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, गेनिंग रेशो निकालना सीख लिया आपने, रिवैल्यूएशन आपको ऑलरेडी आता था, पार्टनर्स मैंने सिखा दिया, इसके बाद मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखा दी रिटायरमेंट में क्या होती है। अब इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आप कर लो एग्जीक्यूटर सॉरी लोन अकाउंट। तो इतना करने के बाद आपका रिटायरमेंट पूरा हो जाएगा बच्चों। तो रिटायरमेंट आप जल्दी से जल्दी कवर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर भी वन शॉट। वीडियो के बाद जब आप चैप्टर करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत अच्छे से करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को के साथ शेयर कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लोन अकाउंट, ठीक है? अभी हमें लोन और एग्जीक्यूटिव अकाउंट सीखने हैं। इस वीडियो में मैं पहले आपको लोन अकाउंट सिखा रहा हूँ, ठीक है? आज लोन अकाउंट सीखेंगे, कल एग्जीक्यूटिव अकाउंट। आप लोग क्या करो, पहले जरा ये इतना पार्ट नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है। फॉर्मेट वगैरह भी कुछ नोट मत करो, पहले वीडियो पॉज करके पहले फटाफट से 3 चीज़ें नोट डाउन कर लो। कर ली? अब समझाऊं? देखो, 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो आपसे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट पूछ सकते हैं, बैलेंस शीट तो आनी नहीं है। या फिर वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, वो सिर्फ लोन अकाउंट पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे लोन अकाउंट पूछेंगे तो ये वाली अमाउंट आपको दी होगी कि कितने का लोन बना था। मान के चलता हूँ भी जेड पार्टनर है, उसका लोन 1 लाख का बना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लोन अकाउंट पर तो आपको अमाउंट दी होगी कितने का लोन है, ठीक है? इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एज्यूम कर लिया। अभी मान के चलते हैं कि हमें लोन चुट्टा करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में लोन को पे ऑफ करना है। क्लियर? तो चलो हो जाओ तैयार मेरे शेरों, स्टार्ट करें। अब मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, क्लियर? तो ये वाला पार्ट में रब, आप याद रखना 1 लाख का लोन है, मतलब लिख लिया होगा आपने, तो 1 लाख का लोन है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और मेरे शेरों क्या था, हमें कितने इंस्टॉलमेंट पे करने हैं फटाफट से दो? 4? नहीं सर, 2 में। चलो 2 में करते हैं। अब पहले मुझे एंट्री बताओ, जब आप लोन क्रिएट करते हो पार्टनर का तो क्या एंट्री होती है? सर एंट्री होती है पार्टनर्स लोन, नीचे आता है पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एंट्री बनेगी जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन। आपको अच्छे से एंट्रीज आती है। तो जेड की कैपिटल में किस साइड पोस्ट होता है? टू जेड्स लोन। तो जेड के लोन के अकाउंट में किस साइड पे पोस्ट होगा? बाय साइड पर। तो क्या लिखेंगे? बाय आ जाएगा, मुझे अच्छे से चलाना आ जाएगा, तुम चिंता ना करो एक दिन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय जेड्स। अभी थोड़ी सी गलतियाँ होती रहती है मेरे से, कुछ फंक्शंस में भी परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन तुम देख लेना बच्चों, 1 महीने बाद सागर भैया इतना परफेक्टली पढ़ाएंगे। तो बाय जेड्स कैपिटल कितना लिख लिया? 1 लाख रुपीज़। फाइन, अब आगे बढ़े। ये वाली अमाउंट सबको क्लियर है कैसे आनी है? जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है, वहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का आप लोन बनाते हो ना, ये वही वाली अमाउंट है। आपने क्रॉस पोस्टिंग किया उसको, 2 जेड्स लोन लिखते हो वहाँ पर, यहाँ पर लोन अकाउंट में बाय जेड्स कैपिटल लिख दिया। फाइन। अब क्या होता है देखो, 1 लाख का लोन आज हमारे पर आ गया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी का लोन है, मतलब लोन अकाउंट जो है वो लायबिलिटीज का पार्ट है ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज किस साइड से करती है? आप सबको पता है क्रेडिट साइड से सर। और डिक्रीज कहाँ से करती है सर? डेबिट साइड से। देखो दो तरह से हम ये अकाउंट बना सकते हैं। पहला जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करके, और दूसरा डायरेक्टली। तो पहले मैं आपको डायरेक्टली सिखा रहा हूँ, ठीक है? अब लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब भी लोन की अमाउंट बढ़ेगी तो बाय साइड से बढ़ेगी, कम होगी तो डेबिट साइड से। इतना सा याद रख लो। अब इसके बाद क्या होगा, जब ठीक 1 साल हो जाएगा, मान के चलता हूँ ये रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021। फाइन। ईयर एंड होगा, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22, है ना? ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22। क्योंकि ना वो कैमरे का फ्रेम थोड़ा लिमिटेड होता है ना, इसलिए मैंने डेट का कॉलम अलग से ड्रॉ नहीं किया। आप अलग से लेके चलना, तो मैंने इसलिए शॉर्ट में डेट्स लिख दी यहाँ पर। जिस दिन लोन बना आपने लिखा बाय जेड कैपिटल, मान के चल रहा हूँ मैं कि 1 अप्रैल 21 को लोन बना, वो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 22। तो 31 मार्च 22 को हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो जब इंटरेस्ट लगेगा ना, तो उससे आपके लोन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी ना, तो इसलिए हमने लिखा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 1 लाख का लोन है हमारे ऊपर, 1 लाख का 10% कितना होता है? सर ये तो 10,000 होता है। पूरे साल का आएगा क्योंकि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो टोटल लोन अब कितने का बन गया आपके ऊपर? सर 1,10,000 का। तो ईयर एंड पर हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो लोन की अमाउंट क्या हो जाएगी? सर डिक्रीज हो जाएगी। तो किस साइड पर आएगी नालायक को? सर डेबिट साइड पर आएगी। क्या बात है यार। तो 31 मार्च 2022 की बात करूं तो मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं,
एक प्रिंसिपल पेमेंट और एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पेमेंट कैसे निकालते हैं? लोन कितने का है सर? 1 लाख रुपीज़ का लोन है। मैं यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पेमेंट कैसे आ रही है वो निकाल के दिखाता हूँ। हमने कितने साल में पे करना है सर? 2 साल में। अगर 4 साल में करती तो मैं किससे डिवाइड करता? 4 से डिवाइड करता। अगर मुझे 3 साल में लोन पे ऑफ करना है तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो यानी कि हर साल प्रिंसिपल पेमेंट कितना जाएगा सर? 50,000 जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है आपको? तो 50,000 कैसे आ रहे हैं? अच्छे से बात समझ में आती है ना? चलो, तो यहाँ पर अब 2 चीज़ें आएंगी। जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ना, इसको ज़रा ध्यान से समझना। पहली बात क्लियर है, प्रिंसिपल कितना जाएगा? 50। इस साल इंटरेस्ट कितने का लग गया आपके ऊपर सर? 10,000 का। तो 50,000 प्लस 10,000, तो पहली किस्त कितने की जाएगी आपकी? 60,000 की। मेक सेंस? अब क्या करेंगे? कैरी डाउन निकाल लेंगे सर सेम डेट पर। तो 31 मार्च 22 हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन कैसे निकालते हैं सर? बैलेंसिंग फिगर। और कोई तरीका है आपके पास सोचने का? सर और कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक आइडिया है। लोन कितने का था आपके ऊपर ओरिजिनली? 1 लाख का लोन था। आपने उसमें से कितना प्रिंसिपल पेमेंट किया? 50,000। तो आज लोन 50 के तो बचेगा ना। तो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन में 50 ही आएगा। आप चाहे बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या लॉजिकली समझ लो यार, मतलब लॉजिक के साथ चलो। 1 लाख का लोन था सर, इंटरेस्ट का तो आपने बताया नहीं। इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ। 10,000 लगा और वो यहाँ पर कैंसिल भी तो हो गया डेबिट साइड से। इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट आपने इंक्लूड किया नहीं था। तो दैट मीन्स अब आपका जो कैरी डाउन आ रहा है वो कितना आएगा? 50,000 आएगा ना। तो कैरी डाउन हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट कम होता है, याद रखना। कैरी डाउन हमेशा इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट, पिक्चर इन पिक्चर नहीं, इसका मतलब प्रिंसिपल पेमेंट है। तो दैट मीन्स कैरी डाउन हमेशा प्रिंसिपल पेमेंट की टर्म्स में कम होता जाएगा। क्लियर है? क्या अगले साल कुछ कैरी डाउन बचेगा? सोचो सर, अगले साल तो हमारा लोन ही खत्म हो जाएगा, तो कैरी डाउन कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अब पहले आप लोग ये 1 साल कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, 1 साल कंप्लीट कर लो, स्टार्ट करें। चलो, तो टोटल की बात करूं तो 1,10,000 यहाँ पर लिख देंगे और 1,10,000 यहाँ पर भी लिख देंगे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, कंप्लीट कर लो फटाफट यहाँ तक। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर की बात करें तो कुछ फॉर्मेट ऐसा दिखेगा, है ना। अभी ये वाला साल काम में नहीं आएगा, नीचे वाला मैंने ज़्यादा करवा दी, मैंने ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट बना दिया था पहले ही, तो अभी ये वाला पोर्शन आपके काम का नहीं है। तो दैट मीन्स मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर दूँ क्या? हाँ सर, जूम भी करके देख लो, ट्राई करता हूँ यार, जूम हो जाता है, हाँ ठीक है। चलो, तो नीचे वाला पार्ट आप मत देखो, मतलब ठीक है। स्टार्ट करें। सबसे पहले ब्रॉड डाउन बताओ कितना लिखेंगे यार, जूम करके तो ये वाली अमाउंट ही चली जाएगी, मुझे आ जाएगा, बहुत अच्छा चलाना, तुम देखना। अब लिखना शुरू करूँ? चलो, तो ब्रॉड डाउन बताओ 50,000। सर इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप अच्छे से सीख जाओगे सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। तो अभी 50,000 का लोन हमारे ऊपर बचा है। अब अगले साल दोबारा इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से, तो कितने का इंटरेस्ट लगेगा? 5,000 का। इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। कितने का इंटरेस्ट लग जाएगा? 5,000 का। तो अब जब आप इंस्टॉलमेंट इस साल पे करोगे, हाँ क्योंकि मैंने वो कैरी डाउन के हिसाब से लिखा था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैरी डाउन लिख दिया था। यहाँ पर कैरी डाउन तो आएगा ही नहीं इस साल, हम पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब पूरा लोन पे ऑफ करेंगे, कितने का रह गया था? 55,000। कैसे आता है 55? फटाफट से समझाओ सर, मैं समझाता हूँ आपको। हाँ बेटा समझाओ सर। एक तो प्रिंसिपल पेमेंट है 50,000 की, वेरी गुड बेटा, और सर इंटरेस्ट है। अरे वाह क्या बात है यार, तो बात समझ में आई। 55,000 कैसे आया? बच्चा बहुत अच्छा समझा रहे। वो कह रहे कि एक तो प्रिंसिपल पेमेंट है इसके अंदर और एक इंटरेस्ट है, तो 55,000 का जो हमारा बचा था हिसाब किताब वो भी क्लियर हो गया। तो 2 साल के अंदर हमारा लोन ख़त्म। अब डेट्स की बात कर लेते हैं, ज़रा चेक करें कि हमने ऊपर कौन सी डेट्स यूज़ करी थी। सर जो आपने डेट्स यूज़ करी थी वो थी 31 मार्च 22 में हमने कैरी डाउन किया था। तो अगर 31 मार्च 22 में हमने कैरी डाउन किया था ना बच्चों, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, 31 मार्च 22 में अगर हमने कैरी डाउन किया था, तो ब्रॉड डाउन कब होगा? 1 अप्रैल 22 को। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 अप्रैल 22। ईयर एंड होगा 31 मार्च 23 में, है ना। तो इंटरेस्ट की डेट कौन सी आएगी? 31 मार्च 23। और
यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे वो भी क्लोजिंग पर डेट पर पे करते 31 मार्च 23 को। क्लियर है? तो ये रहा आपका लोन अकाउंट, कितना सिंपल सा, अच्छे से क्लियर हुआ ना। अब आप लोग क्या करो, एक बार अगर आपने रिपीट करना है तो रिपीट कर लो, उसके बाद के इंस्ट्रक्शन मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग लोन अकाउंट का सेकंड पार्ट, दैट इज हाफ ईयरली वाला केस। फाइन, अभी हम लोगों ने कल एनुअल वाला केस सीखा था, आज सीखते हैं हाफ ईयरली वाला केस। ठीक है, तो पहले फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। फिगर्स मैंने सेम रखी है जो हमने कल वाले एग्जाम्पल में यूज़ करी थी कि लोन अभी भी मान के चलते हैं 1 लाख का लोन है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो हमने कल एनुअल 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करा था, आज साल तो 2 ही हैं लेकिन उसके अंदर हमें 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, मतलब हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फाइन, आप लोग पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। डन, आगे बढ़े। चलो जी, अब फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। देखो फॉर्मेट आपका ऐसा था, कल हमने ऑलरेडी सीख लिया था। लोन अकाउंट नॉर्मल बनता है डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, आज डेट का कॉलम मैंने डाल दिया। तो देखो कल स्टार्टिंग कैसे करी थी हमने, याद है आपको? हम पार्टनर्स कैपिटल में 2 जेड्स लोन लिखते हैं, तो बाय में क्या आएगा, बाय जेड्स कैपिटल। आज मैं आपको इसकी जर्नल के थ्रू भी समझा देता हूँ कि लेजर पोस्टिंग क्यों ऐसा हो रहा है। फाइन, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, बाय जेड्स कैपिटल, ये आपको अच्छे से पता है। ये 1 लाख रुपीज़ में यहाँ पर लिख दूँ। डेट एज्यूम करके चलता हूँ 2019 अप्रैल 1 की बात हो रही है, जब जेड रिटायर हुआ था। ठीक है, तो उसका जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज़ का। मेक सेंस? अब 10% का इंटरेस्ट है, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 10,000। लेकिन इस बार क्या खास बात है, हमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। दैट मीन्स 10,000 की जगह हम यहाँ पर कितने का इंटरेस्ट लगाने वाले, 5,000 से। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अगेन ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो 5,000 का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के बाद। डेट कौन सी आएगी, 6 मंथ के बाद, 30 सितंबर। ईयर विल बी द सेम, सितंबर 30 को इंटरेस्ट लगेगा कितना, 5,000 का। आज सितंबर में ही पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सितंबर में। अभी आप पहले सीख लो, फर्स्ट ईयर मुझे पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करना शुरू करना, पहले अच्छे से सीख लो। तो हमने क्या करना है, अब हमने 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देनी है। अब इंस्टॉलमेंट मुझे सिखाओ फटाफट, कैसे सिखाई थी आपको? उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, एक बच्चे ने कल बहुत अच्छा पढ़ाया था, प्रिंसिपल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल पेमेंट की बात करूँ, 1 लाख का लोन है, मुझे 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना है इस बार, है ना। हाफ ईयरली 4 इंस्टॉलमेंट है तो 25,000 की प्रिंसिपल पेमेंट आती है। तो दैट मीन्स 25,000 की तो प्रिंसिपल पेमेंट हो जाएगी, प्लस इस हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 5,000, है ना। तो कितने की इंस्टॉलमेंट जा रही है बच्चों, 30,000 की। सिंपल सी बात है। अब ये सितंबर 30 को इतना काम हो जाएगा, मतलब अभी हम लोग फर्स्ट ईयर का हाफ पार्ट डील कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब ईयर एंड होगा ये 2020, ईयर तो 20 में एंड होगा ना, मार्च 31 को। उस डेट को इंटरेस्ट लगेगा और उसी डेट को हम लोग अब ये नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यहाँ पर ईयर 2019 है ऊपर, और नीचे आएगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2020 मार्च 31। कैरी डाउन भी कब निकालेंगे हम, मार्च 31, है ना। ये बात तो आपको अच्छे से क्लियर है ना। तो अब बाकी के 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। अब ज़रा मुझे सोच के बताओ, लोन कितने का बना था स्टार्टिंग में, 1 लाख का लोन था। अभी एक किस्त जा चुकी है। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि कैरी डाउन हमेशा प्रिंसिपल पेमेंट के टर्म्स में कम होता है। तो मतलब अगर 1 लाख का लोन था, उसमें से 25 हम पे ऑफ कर चुके। इंटरेस्ट को बीच में कंसिडर मत करो, क्योंकि इंटरेस्ट बाय साइड पर आप लगाते हो और यहाँ से आप कैंसिल भी कर देते हो। इंस्टॉलमेंट के अंदर आप ऑलरेडी पूरा इंटरेस्ट उतार चुके हो, है ना। तो आपके ऊपर लोन पता है कितने का बचा है, 75 का। ये बात क्लियर है ना। तो 75 का 10% कितना होता है पूरे साल का, सर 75 का 10% 7,500 होगा। हाफ ईयर का कितना होगा, 3,750। तो दैट मीन्स अब जो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा उसकी अमाउंट कितनी आएगी, 3,750। क्या आपको ये बात क्लियर है? मैं लिख दूँ, ये ऐसे आ रहा है। हमारा जो लोन बचा है ना हमारे ऊपर, सितंबर में हमने 25,000 प्रिंसिपल पेमेंट वापस किया, तो हमारे ऊपर लोन अब कितने का बचा होगा, 75 का। तो 75 का कितना परसेंट करोगे आप, 10% फॉर 6 मंथ्स, यानी कि इंटू 6/12। ये बात अच्छे से क्लियर होती है आपको। तो अब नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट मुझे बताओ कितने की हो जाएगी। सर इसमें 25,000 तो हमारा प्रिंसिपल पेमेंट जाएगा, प्लस अभी 6 महीने का इंटरेस्ट है सर 3,750। तो टोटल इंस्टॉलमेंट बैठेगी बच्चों 28,750, 28,750। मेक सेंस? ये 7 है बच्चों, 28,750। इतना क्लियर हुआ आपको। अब कैरी डाउन निकालते हैं। कैरी डाउन निकालने की ज़रूरत है क्या बैलेंसिंग फिगर? नहीं सर, हमें पता है कि हम 1 लाख में से 25-25 की 2 किस्तें दे चुके हैं, तो कैरी डाउन हमेशा इस केस में कितना ही बचेगा, 50,000 सर।
अब टोटलिंग आप दोनों साइड पर कर दो, ये टोटल आ रहा है 1,08,750, 1,08,750। तो आपका फर्स्ट ईयर होता है कंप्लीट। अब आप क्या करो, पहले फर्स्ट ईयर को एक बार खुद करके देखो, अगर आपको दोबारा से वीडियो प्ले करनी रहेगी तो दोबारा से वीडियो प्ले करके साथ साथ कर सकते हो। उसके बाद ना क्या करना, आप नेक्स्ट ईयर एक बार खुद ट्राई करो, तब मज़ा आएगा आपको, है ना। वीडियो को पॉज करके ना पहले अब नेक्स्ट ईयर खुद ट्राई करना, फिर मैं आपको टैली कराता हूँ, ठीक है। तो चलो मेरे शेरों, टैली कराता हूँ मैं आपको। अभी कैरी डाउन कितना आया था, 50,000 आया था ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन लिखेंगे 50,000। डेट कौन सी आएगी बताओ, अप्रैल 20 ना, 2020 अप्रैल। एक बार डेट्स चेक कर लेते हैं। हमने जो लास्ट कैरी डाउन किया है 31 मार्च 20 को किया है ना, तो 20 का अप्रैल, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन कितना आ गया, 50,000 आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट लगाते हैं, दोबारा कितने महीने का इंटरेस्ट लगाऊं, 6 मंथ्स का। 50,000 का 10% इंटरेस्ट पूरे साल का होता है 5,000। आप हाफ ईयर का जब निकालोगे, हाफ ईयर का कितना आएगा, 2,500, तो 2,500 का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। डेट कौन सी आएगी बताओ सर अप्रैल के 6 महीने के बाद तो सितंबर 30 आएगी। ईयर क्या चेंज होगा बच्चों, कैसी बात कर रहे हो सर, 20 का अप्रैल सितंबर भी तो उसी साल में आ रहा है, वो तो मार्च में ईयर एंड हो जाएगा ना, जैन के बाद ही तो ईयर चेंज होगा मतलब। इसके बाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर अब एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं सितंबर 30 को, ईयर 2020। बहुत सिंपल है यार। आप में से कितने बच्चों ने किया था मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट की तैयारी करते हैं। हर बार प्रिंसिपल पेमेंट कितना जाना है बच्चों, सर 1 लाख को 4 से डिवाइड करके पता लगा था 25,000 का प्रिंसिपल है सर, और इस बार का जो इंटरेस्ट है वो है 2,500। तो टोटल जो इस बार इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितनी जाएगी बच्चों, 27,500। मेक सेंस, अच्छे से बात क्लियर है आपको। अब आगे बढ़े, इसके बाद की बात करते हैं। अब लोन कितने का बचा आपके ऊपर, अब डेट पता है कब है, क्या आएगी, 2021 मार्च 31, आखिरी के 6 महीने, ठीक है। ये मार्च 31 है, वो दिल सा बन गया। तो मार्च 31 की बात करें 2021, अब हमें लास्ट इंटरेस्ट लगाना है ना। अब लोन हमारे ऊपर कितने का बचा है, 50 में से 25 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कितने का लोन बचा है, 25,000 का। तो 25,000 का जो लोन बचा है, 25,000 का 10% करेंगे, और कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए सर। तो इसका हाफ ही तो हो जाएगा, यानी कि आएगा 1250। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। इसके बाद इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं 2024 मार्च 31 टू बैंक में कितना जाएगा बच्चों, सर 25,000 का प्रिंसिपल जाएगा और प्लस 1,250 का इंटरेस्ट। तो ये इंस्टॉलमेंट बनी 26,250। क्या कुछ कैरी डाउन आएगा, नहीं सर, क्योंकि हमने पूरा लोन पे ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर कैरी डाउन आ ही नहीं सकता। या तो आप लिखना मत, या लिखकर आप डैश लगा देना। बात समझ में आती है। तो ये आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग मुझे बताना ज़रूर यार कितने बच्चों ने किया था कुछ, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है सुनकर, झूठ मत बोलना, और अगर नहीं हुआ था तो भी बताना कि सर हम ये वाला पार्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। और अगर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको इसके ऊपर 1-2 वीडियोज़ और देता हूँ, ठीक है।